आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सेल साइकिल। सेल डिवीजन में जो सेल साइकिल होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कड़ी होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंपल डिवीजन होता है, वहाँ पर सेल साइकिल नहीं होता है। डुप्लीकेशन या सिंपलर जो मैकेनिज़्म होते हैं उनके द्वारा सेल डिवाइड करती है। तो जो सेल साइकिल वाला मैकेनिज़्म है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन जो प्रोकैरियोट्स में है उसमें भी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, बट उसमें सेल साइकिल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस का जो मैकेनिज़्म सेल डिवीजन को पूरा करता है, उस पूरी साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेशन शुरू कर रहा है और एक के बाद एक कॉपी बनाता है। मैकेनिज़्म जो हो सकता है वो होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, और बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है इसके द्वारा, एज शॉर्ट एज 20 मिनट्स। जब हम सेल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ जो चीज़ें हम रिकैप करना चाहेंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस से कि ये जो चीज़ें हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, जीन क्या है, जीनोम क्या होता है, कैरियोटाइप क्या होता है। और ये जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सेल साइकिल या सेल डिवीजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए हम एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन जीनोम और कैरियोटाइप्स इन टर्म्स ऑफ देयर बेस पेयर्स, जीन्स एंड क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स जिसमें कि कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन होती हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन मटेरियल ही है। और जब सेल डिवीजन होता है तो ये डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो डीएनए का है उसको सेटअप करते हैं। हर क्रोमोसोम में 100 and thousands ऑफ जीन्स होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये जीन्स क्या हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हेरिडिटी या वंशानुगत स्थानांतरण होता है ट्रेट्स का, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से इनका काम होता है प्रोटीन और आरएनए को निर्मित करने के लिए टिपिकल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। जीनोम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसको जीनोम क्या कहा जाता है। ह्यूमंस में लगभग 25,000 जीन्स होते हैं जो कि ह्यूमन जीनोम को अब सीक्वेंस करते हैं। क्रोमोसोम्स में की बात करें तो हर स्पीसी में एक स्पेशल नंबर ऑफ, एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, फिक्स नंबर होता है। और अलग अलग स्पीसीज़ की बात करें तो ये क्रोमोसोम का नंबर डिफर करता है। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, लेकिन जो कुछ फर्न्स हैं उनमें 1000 से ऊपर तक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उससे कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता जो होती है जीव की उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। और क्रोमोसोम्स किसी भी इंडिविजुअल के लिए होते हैं वो कैरियोटाइप कहलाते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक दे रखा है जिसमें कैरियोटाइप दिखाया हुआ है कि हर क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ डेटा है, कुछ एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें किस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस तरीके वेरी करते हैं। ह्यूमंस में 46 हैं, चिंपैंजीज में 48 होते हैं, मॉस्किटोज़ में 6 होता है। इसी तरीके से फंगाई के कुछ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 और 16 रिस्पेक्टिवली है। प्लांट्स में जैसे गार्डन पी की बात करें हम तो 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक जो एडस स्टंग फर्न है उसमें 1000 से ऊपर क्रोमोसोम होते हैं। 1262 क्रोमोसोम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल के कैरी करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तक
एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग्स तक। होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो भी हम कैरियोटाइप में बात कर रहे थे कि जो मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली और अपेरेंटली सेम दिखाई देते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनमें जब ड्यूप्लिकेशन होता है तो जो सेंट्रोमियर पोजीशन होती है वहाँ से दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और ये ड्यूप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से संपादित होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेल साइकिल वास्तव में होती क्या है। सेल साइकिल का मतलब पहले अपन जब शुरुआत करी थी तो कहा कि जब सेल होती है उसका एक फीचर होता है कि वो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, अपने आप की प्रतिकृतियाँ बनाने की उसकी क्षमता होती है, ये उसका फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। और ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें क्या होता है कि जब हर डिवीजन होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती है, और जो नई फॉर्म डॉटर सेल्स होती हैं वो ग्रो होती हैं और एक नया जो राउंड ऑफ डिवीजन है, सेल डिवीजन, उसको प्रोसीड करती है। तो जो ऑर्डर सेट्स ऑफ इवेंट्स होते हैं ग्रोथ और डिवीजन में, वो सारे के सारे सेल डिवीजन कहे जाते हैं। तो सेल साइकिल एक वो प्रक्रिया हो गई जिसमें सेल ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है और अपने समान एक कॉपी बनाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स सेल साइकिल के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ये फॉलो किया जाता है। सेल साइकिल ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है ग्रो करने में, और सेल जो रिपेयर का काम होता है जिसमें कि कोई भी सेल जो डैमेज्ड है, वॉर्न आउट है, उनको रिप्लेस किया जाता है, वो भी सेल साइकिल के माध्यम से होता है। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो पूरी सेल है वो सेल साइकिल वो 24 आवर्स तक लेती है स्टार्ट से फिनिश होने में, कुछ में और लंबा टाइम हो सकता है। तो जो सेल साइकिल है वो अलग अलग एनिमल्स में तो वेरी करता ही है। एक ही एनिमल में, एक ही स्पीसी में अलग अलग सेल्स में भी ये वेरी कर सकती है सेल साइकिल कितनी लेंथ की होगी। कुछ सेल्स है जैसे स्किन सेल्स हैं, कॉन्स्टेंटली उनमें सेल साइकिल चलती रहती है। कुछ सेल्स बहुत रेयरली डिवाइड होती है, जैसे कि न्यूरॉन्स और एग्जाम्पल, वो ग्रो भी नहीं करते, डिवाइड भी नहीं करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब। यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जब सेल एक, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल के, उसकी हम बात कर लेते हैं कि जब सेल एक सर्टेन साइज पर रीच कर जाती है, पहुंच जाती है, तो उसका जो ग्रोथ होता है या तो वो रुक जाता है या फिर सेल को उस समय डिवीजन फेज में जाना पड़ता है। सेल डिवीजन जनरली जो हो एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस है, नियामक प्रोसेस है। सारी की सारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड एक साथ नहीं होती हैं। जेनरेशन टाइम जो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए होता है वो अभी 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 जस्ट अपन ने पहले वाली स्लाइड पे बात करी थी कि वो 8 घंटों से 20 घंटे तक हो सकता है, अलग अलग वेरी करता है। तो पहले क्या होता था कि बहुत लंबा टाइम ऐसा निकाला साइटोलॉजिस्ट ने जब ये माना कि इंटरफेस जो होता है वो 2 सेल डिवीजन के बीच में एक रेस्टिंग फेज होता है, और इस में कोई भी, मतलब रेस्टिंग फेज यानी सेल रेस्ट कर रही है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। 2 कंसेक्यूटिव जो डिविजन्स होते हैं एक के बाद, उसमें रेस्टिंग फेज जो होता है उसको इंटरफेस माना गया था। ये जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है, इंटेंस बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती है, सेल ग्रो करती है एक स्टडी रेट पे जो थ्रू आउट इंटरफेस फेज होता है उसमें। और जब ये पूरा हो जाता है तो उसके द्वारा जो सेल होती है वो डबल हो जाती है साइज़ में और डुप्लीकेट करती है। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, पूरक बनाते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, सेल डिवाइड करके सेपरेट हो जाती है और डुप्लीकेट मॉलिक्यूलर यूनिट्स का निर्माण कर लेती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इंटरफेस की, दैट इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो होती है उसमें 2 मुख्य फेज आ जाते हैं। पहला फेज है इंटरफेज, जबकि जो ऐसा काल होता है सेल साइकिल का जिसमें कि
जो सेल है उसका डिवीजन और ग्रोथ नॉन एपरेंट होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। सेल प्रेपरेटरी फेज में होती है। जो भी सेल डिवीजन से रिलेटेड तैयारियां हैं वो सारी की सारी ऑनगोइंग रहती हैं, चालू रहती हैं। और सेकंड जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ एक्चुअल डिवीजन। यही सारा का सारा इस स्लाइड में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इनर मोस्ट सर्कल है वहाँ पर G1, S और G2 फेज दिखाई गई है। तो जो G1 फेज है वो क्या है, ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स जो होते हैं वो है। फर्स्ट ग्रोथ फेज इसको कहा गया है। सेकंड जो S फेज है वो है DNA रेप्लिकेशन या सिंथेटिक फेज कह सकते हैं इसको। G2 फेज जो है वो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो ये सेकंड ग्रोथ फेज हो जाती है। और जो M फेज है जो कि हम माइटोटिक फेज जानते हैं, सेल डिवीजन का जो प्रक्रिया होती है वो पूरी। तो G1, S और G2 ये सारी की सारी जो है वो इंटरफेज के ही पार्ट हैं। और सेल साइकिल को जो पूरा है उसको 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज G1 फेज, देन S फेज, G2 फेज, और ये सारी की सारी कलेक्टिवली इंटरफेज कही जाती हैं, G1, S एंड G2 फेज। और फोर्थ फेज जो होती है उसको M फेज कहा जाता है। जो M फेज होती है फर्दर वो एक प्रोसेस सेल डिवीजन का होता है, माइटोसिस और काइनेसिस ना। सेल डिवीजन वाला जो वहाँ पे साइटोप्लाज्म फिजिकली डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस में, और माइटोसिस की जो फेज होती है 2 डॉटर सेल्स उसमें निर्मित होती हैं। तो ये इस तरीके से जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल है वो चलती रहती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल, अब ये वापस से उसी को थोड़ा सा एनलार्ज फॉर्म में दिखाया गया है कि जो इंटरफेज है काफ़ी लंबी दिखाई दे रहे हैं। G1, S और G2 इसमें शामिल होती हैं। और लास्ट में जो है बहुत छोटा सा जो येलो पैच दिखाई दे रहा है, दैट इज माइटोटिक एंड साइटोकाइनेसिस फेज। यूकैरियोटिक सेल में जब भी सेल साइकिल होती है तो वो सेल साइकिल पे चेक पॉइंट्स होते हैं। और ये जो है एक मॉलिक्यूलर इवेंट है जिसमें 2 क्रिटिकल क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं या इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमने कहा कि ये काफ़ी रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं मास्टर रेगुलेटर्स और उनको कहा जाता है साइक्लिन्स, और दूसरे होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो कि इस सेल साइकिल को पूरा का पूरा जो इसका फंक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं। तो साइक्लिन्स जो होते हैं उनको रेगुलेटर्स कहा जाता है, और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं वो इस तरीके के कैटलिस्ट हैं जो कि साइक्लिन पे डिपेंड रहते हैं। तो जो एसोसिएशन होता है साइक्लिन के साथ वो डिटरमाइन करता है, वो निश्चित करता है कि कौन से सबस्ट्रेट को फॉस्फोरिलेट करना है। तो साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस या CDKs हैं, वो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। साइटोकाइनेंस, ग्रोथ फैक्टर, सप्रेसर्स, कैंसर सेल्स, ये सारे के सारे सेल साइकिल। फिर से हम एक बात करते हैं कि जो सेल साइकिल है उसमें ये सारे के सारे फेजेस होते हैं। G1 फेज ग्रोथ और सिंथेसिस के लिए, S फेज DNA सिंथेसिस के लिए, G2 जो है वो प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, एंड M फेज इंक्लूड्स ओवरलैपिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब G1 फेज की अगर बात करें तो ये माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ जो DNA रेप्लिकेशन है उसके बीच का फेज होता है। ये जो फेज होता है वो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के कंप्लीशन के बाद शुरू होता है, और जब तक एस फेज शुरू नहीं होती है तब तक ये जारी रहता है। ये जो होती है चारों सेल साइकिल का जो फेजेस हैं उसमें लॉन्गेस्ट होती है, और इसी की जो लेंथ होती है वो क्वाइट वेरिएबल होती है अलग अलग सेल्स और स्पीसीज में। इसी जो फेज होता है उसमें सेल ये चूज करती है कि उसको रेप्लिकेट होना है और सेल साइकिल से
एग्जिट करना है या एंटर करना है क्विसेंट स्टेट पे। तो ये जो सेल साइकिल है वो एक डिटरमाइनिंग पायदान हो गया जिसके द्वारा ये डिसाइड होगा कि सेल किधर की तरफ जाएगी। ये जो फेज़ होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ होता है, सेल ग्रो करती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। G1 फेज़ जो होती है वो फॉलोड बाय एस फेज़, एस फॉर सिंथेसिस फेज़। एस फेज़ जो होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कंप्लीशन जो एस फेज़ की होती है वो फिर से एक गैप फेज़ या G2 फेज़ में चली जाती है। तो जो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो इंटरफेस की एस फेज़ जो होती है वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होता है। लगभग 6 घंटे तक का ये प्रोसेस हो सकता है। मैमेलियन सेल्स जो होती है, स्टार्ट ऑफ एस फेज़ जो होता है वो एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस होता है और कुछ घंटों तक ये लगातार चलता रहता है। ड्यूरिंग फेज़ में जो हर क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होके एक पेयर ऑफ फिजिकली लिंक्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता है, जो हमने पहले एक स्लाइड में देखा था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो तब कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपेयर हो रहे हैं और सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। इन एनिमल सेल्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल भी होता है जहाँ पर कि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं। तो एस फेज़ जो होता है वहाँ उस फेज़ में जो सेंट्रियोल है वो भी डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट फेज़ हम वापस अभी बात करी थी कि जो एस फेज़ है उसके तुरंत बाद G2 फेज़ चालू हो जाती है और यहाँ पर भी ग्रोथ जो होती है सेल की वो कंटिन्यू रहती है। प्रोटीन्स जो होते हैं माइटोसिस के लिए ज़रूरी वो सिंथेसाइज होते हैं। और ये जो सारी फेजेस हैं वो सारी मिल के इंटरफेज़ बनाती हैं। तो जो G2 फेज़ है यहाँ पर जो डीएनए होता है वो 2n की बजाय 4n चला जाता है, क्योंकि अभी हमने बोला था कि जो सिंथेसिस फेज़ है वहाँ पर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होना शुरू करता है, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करता है। और जो लास्ट फेज़ होता है इंटरफेज़ के बाद एम फेज़ सेल साइकिल का, उसमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम बात करें कि जो सेल साइकिल है वो किस तरीके से रेगुलेट होती है। रेगुलेशन होता है एंट्री और एग्जिट जो प्रोलिफरेशन मोड पे है वहाँ से, कोऑर्डिनेटेड जो सेल साइकिल इवेंट्स होती हैं वहाँ से, स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है जो कि इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी एनवायरमेंटल और इंटरनली जो जनरेटेड होते हैं चीज़ें उसके लिए। अभी हमने बात करा कि जो ये मॉलिक्यूलर इवेंट जो होता है, स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल जो होते हैं वो